हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के खिलाफ सरकार का निंदा प्रस्ताव पेश। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में निंदा प्रस्ताव रखा। कांग्रेस ने सदन से बनाई दूरी। सीएम बोले, आज भी महिलाओं के विरोध में खड़ी है कांग्रेस। हरियाणा विधानसभा के बाहर कांग्रेस ने चलाया समानांतर सत्र। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से दूरी बनाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, राजनीतिक विषय को लेकर सदन में आई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम निंदा प्रस्ताव को सड़कों पर इसका करेंगे विरोध। हिसार के जेजीयू विवाद को लेकर आज छात्र महापंचायत जारी। अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला महापंचायत में शामिल। कई किसान नेताओं का भी मिला समर्थन। बीजेपी बोली, मामले का राजनीतिकरण ना करें दुष्यंत चौटाला। गुरुग्राम में फिर सुलगी प्रदर्शन की आग। मानेसर के बाद अब सेक्टर 37 में कर्मचारियों का फूटा गुस्सा। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर कंपनी के बाहर हुआ हंगामा। भारी पुलिस बल तैनात। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से कुछ दूरी पर धार्मिक प्रतिष्ठानुष्ठान के दौरान हर्ष फायरिंग। गोली लगने से एक महिला की मौके पर मौत। परिजनों ने हंगामे के बाद 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। यह है हरियाणा हिमाचल प्राइम और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आज हरियाणा हिमाचल प्राइम की शुरुआत हम करेंगे महिला आरक्षण को लेकर हरियाणा विधानसभा में छिड़ी घमासान पर। हरियाणा में आज एक अलग तस्वीर देखने को मिली जो आमतौर पर नहीं मिलती है। ये तस्वीर कुछ अलग थी। विधानसभा के अंदर एक कार्रवाई चल रही थी तो दूसरी तरफ विपक्ष यानी कांग्रेस पार्टी विधानसभा के बाहर अपना सत्र लगाकर समानांतर सदन की कार्रवाई कर रहा था। सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई, लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने इसका बॉयकॉट कर दिया। इसके चलते कोई भी कांग्रेस का विधायक सदन के अंदर नहीं पहुंचा। इसके बाद सरकार ने शोक प्रस्ताव पढ़ा सदन के अंदर। दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। यही कार्य किया कांग्रेस ने सदन के बाहर। उन्होंने भी शोक प्रस्ताव पढ़ा और जो नेता इस दौरान नहीं रहे थे मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि दी गई। ये जो पूरा काम आज देखने को मिला, जो इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि 2 सदन चल रहे हैं। एक विधानसभा के अंदर सरकार चला रही है और जो विपक्ष है वो विधानसभा के बाहर बैठा अपना विरोध दर्ज करवा रहा है। अब सवाल ये है कि ये जो विशेष सत्र चल रहा है इसमें आज कांग्रेस ने इसका बॉयकॉट क्यों किया? क्यों हो बाहर जाकर उन्होंने विधानसभा का समानांतर सत्र लगाया? दरअसल कांग्रेस का कहना है कि जो विधेयक सरकार इस विशेष सत्र में लेकर आ रही है वो विधानसभा क्षेत्र के बाहर की बात है। विधानसभा पार्टी राजनीतिक निर्देशों का पालन नहीं करना चाहिए। सरकार विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुंचा रही है। विधानसभा को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये जो सारे आरोप हैं ये लगाए हैं विपक्ष में प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। क्या कहा उन्होंने, आइए जानते हैं। मीटिंग में ये फैसला किया गया कि ये सेशन हम बाईकाट करेंगे कांग्रेस पार्टी, क्योंकि विधानसभा जो है वो झूठे प्रचार और प्रोपेगेंडे का स्थान नहीं है, सदन नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है। इसकी गरिमा की रक्षा करना हमारा सबका फर्ज है।
विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये जो लेके आ रहे हैं ये विधानसभा क्षेत्र से बाहर है। प्रदेश के लोगों के लिए बनती है विधानसभा, उनके हित पर चर्चा करने के लिए स्थान है। किसी पार्टी की राजनीतिक निर्देशों का पालन करने का स्थान नहीं है कि आज पार्टी ने निर्देश दे दिए कि ये प्रस्ताव ले आओ, सारे विधानसभा में ले आओ। इस विधानसभा के संचालन में प्रदेश के लोगों की मेहनत और पसीने की कमाई से पैसा लगा हुआ होता है। उसे अपनी पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम पर नष्ट ना करें। विधानसभा का विशेष स्तर बुलाकर उन्होंने जो अपने आप की जो गरिमा है जो है विधानसभा की, उसमें ठेस पहुँचाया है और प्रदेश को आर्थिक नुकसान पहुँचाया है। इस वास्ते हम इसको बाइकाट कर रहे हैं। तो आपने देखा कि विपक्ष सदन के बाहर अपना सत्र चला रहा है, विधानसभा को बॉयकॉट कर दिया है। विधानसभा कई बार विपक्ष बॉयकॉट करता है, लेकिन आज जो तस्वीर देखने को मिली वो अलग है। आज सिर्फ बॉयकॉट तक कांग्रेस सीमित नहीं रही, बल्कि बाहर अपना सत्र चला रही है। ये तस्वीरें ऐतिहासिक हो सकती हैं, क्योंकि इससे पहले ऐसी तस्वीरें हमको देखने को नहीं मिली। तो विपक्ष कह रहा है कि सदन में इस तरीके का ये जो प्रस्ताव है भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आ रही है, ये संवैधानिक नहीं है। वहीं पर सरकार कह रही है कि विपक्ष हमेशा की तरह महिलाओं के खिलाफ है और महिलाओं के लिए जो आरक्षण की भारतीय जनता पार्टी बात करती है, विपक्ष नहीं चाहता कि उनको ये आरक्षण मिले। अब दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं? महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने की बात भारतीय जनता पार्टी एनडीए कर रही है, विपक्ष इसको लेकर बॉयकॉट क्यों कर रहा है, क्यों वो सदन से भाग रहा है? आइए दोनों पक्षों की बात सुनते हैं। जिस प्रकार का रवैया केंद्र के अंदर इनके बड़े नेताओं का था, वही रवैया यहाँ पर है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके ऊपर प्रस्ताव पे तो जो यहाँ पर हमारे चर्चा करेंगे या चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि विपक्ष नहीं है, हमारे विपक्ष के साथी कुछ बैठे हैं, चर्चा तो होगी इसके ऊपर, वो जो निर्णय लेंगे तो लेंगे। परंतु मैं अलग से कहना चाहता हूं, जो ये विपक्ष का रवैया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष को यहाँ उपस्थित होना चाहिए था। आदि आबादी महिलाओं के लिए आज ये प्रस्ताव, ये सरकारी प्रस्ताव में लेकर के आया था, परंतु ये उपस्थित नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अलग से इसके ऊपर तो जो होगा होगा, परंतु विपक्ष का जरूर एक निंदा प्रस्ताव इसलिए पारित किया जाए कि वो उपस्थित नहीं हुए। महिला आरक्षण का झगड़ा ही नहीं है, महिलाओं को देना नहीं चाहते आरक्षण, उनकी नीयत ठीक नहीं है। 2023 में इन्होंने अड़ंगा अड़ाए, अब फिर अड़ंगा अड़ा रहे हैं। तो इस वास्ते अब ये स्तर बुलाने का कोई औचित्य नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनल कोई अथॉरिटी नहीं, संविधानिक कोई औचित्य नहीं था इनका, ना विधानसभा के अधिकार में है। विधानसभा का अधिकार जब बनता है जब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए, स्टेट की रेटिफिकेशन, 50% स्टेटों की से रेटिफिकेशन होना चाहिए। उस टाइम आएगा, उस टाइम तो चर्चा करेंगे, तो रेटिफाई करना है नहीं करना, ये अलग बात है। नहीं, आज तो कोई औचित्य नहीं, कोई संविधानिक वो नहीं, अधिकार नहीं इनका। तो जब इनका अधिकार नहीं माने तो हम तो गए भाई, हम अपना अधिकार से क्यों करें? देश में तो ये जो मसला है ये बहुत ही सेंसिटिव है, टेक्निकल है, और इसको समझना और समझाना हमारी ये कोशिश है। तो इस मसले को विस्तार से समझने के लिए आज हम इसके जो एक्सपर्ट्स हैं उनको अपने साथ जोड़ रहे हैं। अशोक अरोड़ा जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, और ज्ञानचंद गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, ये पूर्व स्पीकर रहे हैं। तो एक का संबंध आज की तारीख में कांग्रेस से हैं और दूसरे भाजपा के। पहले अशोक अरोड़ा जी के पास चलते हैं। अरोड़ा जी, जो दर्शक इस हमारे खास बुलेटिन को देख रहे हैं, प्राइम टाइम हरियाणा हिमाचल को, वो जानना चाहते हैं कि ये जो तस्वीरें आ रही हैं जिनमें आप भी दिखाई दे रहे हो, ये तो पहली बार देखा है हमने कि विधानसभा से बायकॉट करते तो देखा, लेकिन बाहर आके आपने तो अपने ही सदन चला दिया। तो इसको किस तरीके से देखें टेक्निकली हम? देखिए, पहली तो बात मुकेश जी ये है कि जो विधानसभा पार्लियामेंट होती है ये लोगों के लिए होती है, लोगों के हित की बात हो, लोगों के हित के कानून बने। इसका राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए ये पहली बार देखा है।
कि जिसका अधिकार ही नहीं है, विधानसभा का कोई अधिकार नहीं है। ये जब से ये सरकार आई है, ये चौथी घटना है। पहले वंदे मातरम पे ये प्रस्ताव लेके आए, जबकि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत पहले बन चुका है। इसके बाद ये मनरेगा का बिल लाए जो इनके अधिकार में नहीं है, मनरेगा सेंट्रल बिल है। एक ये आपका इलेक्शन रिफॉर्म का लेके आए, जो चीजें इनके अधिकार में नहीं, उनको राजनीतिक रूप से इस्तेमाल विधानसभा के प्लेट पर करते हैं। और दूसरा, क्योंकि प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे हैं, स्थानीय निकाय चुनाव के समय कोई भी ऐसा जो वोटर को प्रभावित करे वो नहीं आ सकता। ये पहले ले आते या उसके लिए ये ऑर्डिनेंस जारी कर देते। तो आज हमने बाइकाट इसलिए किया कि ना तो ये संवैधानिक तौर पे है और ना विधानसभा के अधिकार के है। जहां तक मुख्यमंत्री की बात आप सुना रहे थे, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आतंकवादी के खिलाफ है। ये तो मुख्यमंत्री जी मेरे ख्याल या तो अरोड़ा जी इस वक्त जो हमने आपको न्यूज़ 18 नेटवर्क में जोड़ा है, एक एक्सपर्ट के तौर पर जोड़ा है, और आप क्योंकि खुद विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो आज कांग्रेस ने किया, बिल्कुल नहीं, आपकी पूरी बात सुनी जाएगी। जो आपने जो बाहर पैरेलल आपने विधानसभा लगा दी, क्या ये तर्कसंगत है, लॉजिकल है, और क्या इसका प्रावधान होता है? क्योंकि इससे पहले कभी देखा नहीं, 30 साल के करियर में मैंने इस टाइप का नजारा नहीं देखा। पहले भी कई बार लगी है इस प्रकार जी, परंतु बाइकाट पहली बार हुआ है। जब ये राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहते हैं, जब ये विधानसभा को लोगों के करोड़ों रुपए की खर्च किया हुआ पैसा अपने राजनीतिक फायदे के लिए करना चाहते हैं, तो हमने वहां आप लोगों के माध्यम से एक आईना दिखाया कि आज हरियाणा की ये स्थिति है। और जो महिला आरक्षण की बात है, महिला आरक्षण 2023 में पास हो गया था और 16 अप्रैल 2026 को उसका नोटिफिकेशन होकर कानून बन गया। जिस चीज का कानून बन गया उसमें कौन खिलाफ है कौन नहीं है, इसका तो मतलब ही नहीं रह जाता, सर्वसम्मति से पास हुआ है। तो अगर आज आप सदन के अंदर भी रहते, और जाहिर है कि प्रस्ताव तो पास, सदन का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए हो, सदन जो जिस चीज का हमें अधिकार नहीं, उसको बार बार उस चीजों को लेके उस पर चर्चा करना अपने राजनीतिक फायदे के लिए, इसलिए आगे से ऐसी कार्रवाई ये सरकार ना करे, इनको चेताने के लिए आज विरोध स्वरूप बाइकाट किया जी। लेकिन इसके अलावा एक और बिल भी वहां पे रखा जाना था कर्मचारियों को लेकर, उससे भी आप फिर दूरी बना रहे हैं। कर्मचारियों के हित की बात है, कर्मचारियों का बिल लाए, हम स्वागत है, परंतु मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये लोग संविधान को मानते हैं तो आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव आचार संहिता लागू है। ऐसे समय में ये बिल नहीं ला सकते। हमारा समर्थन है, ले आए HKRM के कर्मचारी को पक्का करने का बिल, हम समर्थन करेंगे। हर चीज का समर्थन है जो जनता के हित में हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात एक बार फिर से इस मंच पर कहने के लिए। हम इस पर और भी आगे भी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अब हम रुख करते हैं हमारी दूसरी खबर का। और ये जो खबर है ये हिसार से आ रही है। हिसार में एक महापंचायत चल रही है। ये जो महापंचायत चल रही है ये JGU विवाद को लेकर है। जो आप जानते हैं कि दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला और उनके पिता अजय चौटाला इस महापंचायत में शामिल हैं। दिग्विजय चौटाला ने इसका आयोजन किया था और जो पूरा का पूरा मसला है ये 15 अप्रैल को हुआ था और वहाँ पर जो विवाद हुआ उसको लेकर लगातार सुर्खियाँ बन रही हैं। तो ये पूरा मसला क्या है इसको भी हम जानने की, समझने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि इसको किस तरीके से रंग दिया जा रहा है। फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये हिसार की हैं और इसमें आप कहें कि JJP के जो तीनों बड़े नेता हैं, अजय चौटाला वो हैं, दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परवीन अत्रे जी मुख्यमंत्री के सचिव हैं। अत्रे जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के इस विशेष बुलेटिन में। और हम जानना चाहते हैं
कि ये जो नज़ारा हम देख रहे हैं ये क्या है, इसको थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए ना। कि कभी गाड़ी के आगे गाड़ी लग जाती है, फिर उसका विवाद होता है, आज महापंचायत हो रही है, सीटें तोड़ दी जाती हैं, फिर उसकी आप भरपाई करवा लेते हैं। 30,000 रुपया उन्होंने जमा कराया, दैट मीन्स कि उन्होंने मान लिया कि गलती की थी। तो इसके मायने आप क्या देखते हो? देखिए, ऐसा है मुकेश जी, आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो एक चीज समझ में आएगी कि एक ऐसा राजनीतिक दल जो अपने राजनीतिक अस्तित्व को खो चुका है, वो केवल अपने राजनीतिक अस्तित्व को ढूंढने का प्रयास कर रहा है, इस तरह के वाकयात में लगातार राजनीति करे। और ये जिस तरह की शब्दावली इनके द्वारा प्रयोग की जाती है, जिस तरह की हरकत यूनिवर्सिटी के अंदर जाके एडिटोरियम में कुर्सियां तोड़ना, वाइस चांसलर के कमरे का दरवाजा तोड़ना, अपशब्दों का प्रयोग करना, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में हल्के शब्दों का प्रयोग करना, उससे पता लगता है कि चरित्र क्या है। और ये चरित्र जो है हरियाणा प्रदेश की जनता ने देखा है, तभी अस्तित्व खत्म हुआ है। जी, अभी हमारे साथ दिग्विजय चौटाला भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसका जो पूरा सरकार की तरफ से जो रुख रहा है और जो कार्रवाई की गई है, और आज जो इस महापंचायत को लेकर बाकी समर्थन भी मिलने का दावा किया जा रहा है, उसको लेकर आपकी आगे की रणनीति क्या है? देखिए, इसमें कोई रणनीति का विषय नहीं है, ये स्थानीय प्रशासन का विषय है। सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस हिसार जो है वो इसके ऊपर बाकायदा अपनी बात रख चुके हैं। एक डिप्टी सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है इसके ऊपर पीसी करके वो अपनी बात रख चुके हैं, और स्थानीय प्रशासन कानून सम्मत अपनी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपका राजनीतिक अस्तित्व आपकी गलत कारगुजारियों की वजह से खत्म हो गया है, तो लोकतंत्र में ये आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि आप प्रदेश के सर्वोच्च नेता के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करें, गलत शब्दों का प्रयोग करें। और आपको ये सब बातें करने से पहले इस बात पे विचार करना चाहिए कि आप वो राजनीतिक दल है जो 100% अपनी जमानत जब्त करवा चुके हैं, और आप गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उस नेता के बारे में जिस नेता की जो एक्सेप्टेंस है वो हरियाणा में सर्वोच्च है आज। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, और हरियाणा की जनता देख रही है आपके इन शब्दों को, जिन शब्दों का प्रयोग आपने किया, जो हरकतें, जो वीडियो सामने आई, जिस तरह की तोड़फोड़ हुई, ये सारी चीजें जनता देख रही है। जी, चलिए, ये तमाम जो सवालात आपने उठाए हैं और जो दिग्विजय चौटाला या दुष्यंत चौटाला सवाल उठाना चाह रहे हैं, ये जनता तक पहुंचाना हमारा मकसद है। आपने अपनी बात कही, बहुत बहुत शुक्रिया अत्रे साहब। और दिग्विजय चौटाला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है दिग्विजय चौटाला जी आपका नेटवर्क 18 में। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप बहुत ही एक सीजन्ड जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके वंशज हैं, चौधरी देवीलाल के वंशज हैं, और जो पद की गरिमा होती है, कुर्सी की गरिमा होती है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं होती। और आपसे जो शिकायत है नायब सिंह सैनी साहब को या भारतीय जनता पार्टी को, आपने उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया, मैं अपने मुंह से उसको बोल नहीं सकता, लेकिन वो शब्द अच्छा नहीं लगा। अगर ऐसा है इस पूरे के पूरे माहौल और एग्रेशन में जो पुलिस अत्याचार कर रही है, पुलिस आधी रात को बच्चों को उठा करके 3rd डिग्री दे रही हो, जब इतना अत्याचार हो रहा हो, अगर किसी शब्द से किसी को पीड़ा हुई तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, उसके लिए रिग्रेस करता हूं। बहरहाल जो हो रहा है, 2 गमले तोड़ने पर FIR और बंदूक दिखाने पर और 3rd डिग्री देने पर और CIA द्वारा गन पॉइंट पर उठाने पर आज 10, 12, 11 दिन हो गए, उस पर कोई FIR नहीं। तो मुकेश जी, मुझे लगता है मीडिया को वो एंगल भी देखना चाहिए और उस पर भी हमारे प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। बिल्कुल, वो जितने भी एंगल्स हैं उनको दिखाया भी जा रहा है, उस पर बातचीत भी हो रही है। आपसे पहले जो मुख्यमंत्री के सचिव हैं उनको जो आपकी बात है वो सवाल भी पूछा गया, लेकिन सवाल क्योंकि दोनों तरफ से पूछा जाए तो निष्पक्षता बनती है। दिग्विजय जी, वहाँ पे जो विजुअल्स देखने को मिले, यूनिवर्सिटी के जो ऑडिटोरियम है उसकी कुर्सियाँ तोड़ी गई, उसके बाद फाइन भी लगाया गया, शायद 30,000 रुपये वो आप लोगों ने जमा कराया। तो फाइन जमा कराया तो इसका मतलब आपने ये मान लिया कि वो वाली आपकी गलती थी। दूसरा, जो गाड़ी को लेकर विवाद हुआ था, जो पुलिस वाले थे उनके कहते हैं जो ससुर साहब हैं वो तो आप ही के पार्टी के करता धरता बड़े नेता रहे हैं, तो इस चीज़ को भी आज आपके पास मंच है न्यूज़ 18 का, आप बताइए कि क्या मसला क्या था, क्यों वहाँ पे हाथापाई की नौबत आ गई पुलिस वाले के साथ में, और वो भी उस व्यक्ति के साथ जो आपकी पार्टी के वहाँ पे बड़े नेता रहे हैं, उसके बाद उन्होंने शायद अब आपकी पार्टी छोड़ दी है। पुलिस वाले या कोई भी व्यक्ति के साथ
कोई भी अगर आपराधिक मामला है वो अब हाई कोर्ट पहुंच चुका है और उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर जो 5-6 लोगों के साथ आधी रात को उठा करके अन्याय हुआ उसके खिलाफ आज महापंचायत हो रही है। उनको कब न्याय मिलेगा? प्रदेश की जनता और जो विशेष तौर पर मैं अपने विरोधियों से कहूंगा, हो सकता है राजनीतिक द्वेष हो, मगर क्या किसी दलित के घर में बच्ची के पैर पर पैर रख करके डीवीआर उतारना और उसे जाति सूचक गालियां देना, गन पॉइंट पर एक पंजाबी समाज के नौजवान को लेकर के आना, एक व्यक्ति को कपड़े ना पहनने देना और उसे पुलिस की जीप में घसीट करके बैठ किसी को 3rd डिग्री देना, क्या इसके समर्थन करते हैं क्या आज सारे लोग? सब चीजों का अगर आज मैं ये बड़े खुले तौर पर खुले दिल से कह रहा हूं कि अगर आज नहीं जागोगे और आज इनके सामने नहीं खड़े होगे, और मुकेश जी एक बात और, एबीवीपी, आरएसएस और ये जो संघीकरण जितनी भी संस्थाएं हैं, अगर ये यूनिवर्सिटी में जाके कार्यक्रम कर सकती हैं और वाइस चांसलर रजिस्ट्रार लेवल के लोग इनके कार्यक्रम में बैठ सकते हैं, तो हमें अधिकार नहीं है क्या? इन संघियों का कोई लेना देना नहीं हरियाणा को बनाने में, इनके निर्माण में इनका कोई संघर्ष नहीं। हमारे पुरखों की कुर्बानी से बनी जो यूनिवर्सिटी है। आप दिग्विजय जी, आप स्टूडेंट लीडर हैं और आप की जो भाषा है वो बहुत अच्छी है, आमतौर पे हम आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन जब आप कुछ गलत बोलोगे तो जाहिर है, आपने अभी न्यूज़ 18 के इस मंच पे आपने कहा कि मैं वो शब्द वापस लेता हूँ, तो क्योंकि आपके परिवार की गरिमा है, वो अगर आप ऊंची बात बोल देंगे तो फिर वो थोड़ा सा दिक्कत होगी। अभी जो आज महापंचायत चल रही है, इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि मोहनलाल बडोली कह रहे हैं कि आप इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं है लेकिन राजनीतिक मुद्दा बना दिया। मेरा आपसे सीधा आपसे ही एक सवाल है, आप एक जज बन जाइए और दोनों पक्ष पर एक पक्ष पात ना कर करके एक फैसला दे दीजिए कि एबीवीपी को कार्यक्रम करना अलाउड है तो क्या इनसो को नहीं होना चाहिए? आरएसएस को कार्यक्रम करना अलाउड है तो चौधरी देवीलाल विचार मंच को नहीं होना चाहिए? ये प्रदेश सिर्फ उनका है या हमारा भी है? एक सवाल हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, लेकिन भाई दिग्विजय, जैसे मान लीजिए वहां पे परमिशन नहीं मिली दिग्विजय जी, परमिशन उन्हें कैसे मिल जाती है? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, वो तो सवाल फिर वो ये सवाल तो उठेगा ही उठेगा, लेकिन उसके बाद तोड़फोड़ को जायज आपके सवाल पूछिए तो सही, आप उन्हें कैसे हर चीज की बिल्कुल पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। उन्हें तो बिना पैसे जमा कराए मिल जाती है और हम जबकि फीस पे कर करके जाना चाह रहे हैं। मुझे एक बात समझाइए, जब जो कुर्सियां टूटी, 20-25 कुर्सियां टूटी, उसका हमने सिक्योरिटी जमा करवा करके और उसका भुगतान कर दिया, तो फिर मुकदमा 10 दिन बाद कैसे हुआ? वो तोड़फोड़ जायज थी? इस सवाल तोड़फोड़ किसने करी? किसने तोड़फोड़ करी? आप तोड़फोड़ कैसे कह रहे हो मुकेश जी उसको? अगर वहां पर संख्या ज्यादा हो गई, कमरे में ज्यादा लोग आ गए, तो वो तोड़फोड़ कैसे होगी? एक कुर्सी पर अगर 2 लोग बैठ गए, कुर्सी टूट गई, हम उन कुर्सियों को ठीक कराने के लिए तैयार हैं। ये सिविल का मुकदमा है या क्राइम का मुकदमा है? जी, चलिए, कुर्सियां तोड़ी, आप मुझे कोई फुटेज दिखाइए जिससे कुर्सियां तोड़ने का बिल्कुल। अभी क्योंकि ये जो बुलेटिन है छोटा है, विस्तार से बात करेंगे और आपके साथ इस विषय पर लंबी चौड़ी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल जो आपने अपना पक्ष रखा, आपका तहे दिल से शुक्रिया दिग्विजय जी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास एक धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा था और इस धार्मिक अनुष्ठान के दौरान एक बहुत ही दुखद घटना हुई। इस दुखद घटना में एक महिला की मौत हो गई और ये दुखद घटना का जो कारण था वो थी हर्ष फायरिंग। और हिमाचल में इस तरीके की जो घटनाएं हैं बहुत कम देखने को मिलती हैं। हिमाचल प्रदेश का रोहडू के पास ये कुलगांव क्षेत्र है, यहाँ पर धार्मिक प्रतिष्ठा अनुष्ठान का कार्यक्रम किया जा रहा था। इसी दौरान एक शख्स ने हवाई फायरिंग की और गोली सीधे जाकर एक महिला को लगी। इस महिला की मौके पर ही मौत होगी। उसके बाद महिला के परिजनों ने आक्रोश जताया, यहाँ पर काफ़ी बवाल हुआ और उसके बाद फायरिंग करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी मांग लगातार परिजन कर रहे थे। तो ये जो पूरी घटना है, इसको लेकर अब से कुछ देर बाद जो एसपी शिमला हैं वो इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जो हम न्यूज़ 18 नेटवर्क के इस चैनल पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन ये एक बहुत ही दुखद घटना देखने को मिली है। धर्मेश मल्होत्रा एसडीएम रोहडू हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
धर्मेश जी, स्वागत है आपका नेटवर्क 18 के इस चैनल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। पूरा मसला क्या है और अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं 4 बजे के करीब, लेकिन हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को आप पहले जानकारी दें, क्या कार्रवाई की है आपने अभी तक? मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ एक धार्मिक अनुष्ठान था और उस धार्मिक अनुष्ठान पे ये जो थे ये कुछ फायर आर्म्स लेके आते हैं, परंतु इन फायर आर्म्स में कोई रियल या एक तरह से वैसे कार्ट्रिजेज नहीं रहते हैं जी, डमी कार्ट्रिजेज रहते हैं। ये यहाँ का एक रिवाज है, परंतु इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे वो जो था वो एक लाइव कार्ट्रिजेज आए थे और इस धार्मिक अनुष्ठान में जब ये अपना रिचुअल्स कर रहे थे, ये फायर आर्म से ये ओपन हो गया और जो महिला थी, एक 24-25 वर्षीय महिला थी, उसको ये हिट हो गया और उस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद ये जो थे शव जो थे ये लाए गए और अभी पोस्टमार्टम के लिए शिमला भेजे गए हैं, क्योंकि फोरेंसिक वो होना है। और जिसने ये फायर आर्म ओपन किया था उसे पुलिस विभाग द्वारा जो गिरफ्तार कर लिया बहुत बहुत शुक्रिया। और इस पर जो विस्तृत जानकारी है वो लगातार हम आपसे लेते रहेंगे और इस विषय को लेकर, इस पूरी दुर्घटना को आप किस तरीके से कानूनी पेचीदगियों में देखते हैं उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बहरहाल अभी न्यूज़ 18 पंजाब पर इस विशेष बुलेटिन प्राइम टाइम हरियाणा हिमाचल को विराम देने का समय है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस बुलेटिन के बाद भी न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ।